अफगानिस्तान के काबुल में एयरपोर्ट के बाहर एक के बाद एक 3 सीरियल ब्लास्ट में 73 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 140 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वाले लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल है। धमाकों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान ने ली है। काबुल धमाकों में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसे कभी भूलेगा नहीं और न हमलावरों को माफ करेगा। धमाकों के जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले बाइडेन ने काबुल सीरियल ब्लास्ट पर सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें विदेश मंत्री ब्लिंकन भी शामिल हुए। ब्रिटेन के मुताबिक काबुल के धमाकों में उसका कोई सैनिक या नागरिक हताहत नहीं हुआ। धमाके को लेकर पीएम बोरिस जॉनसन ने आपात बैठक की। उन्होंने कहा कि हमले के बावजूद तय समय सीमा के अंदर अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा। काबुल में आतंकी धमाकों में फ्रांस के सैनिक भी जख्मी हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के करीब काफी हालात खराब हैं। अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसके साथ ही फ्रांस ने कहा है कि राजदूत अफगानिस्तान छोड़ेंगे और पेरिस से ही काम करेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे लोगों को भारत लाने का सिलसिला जारी। कल 35 और लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें 24 भारतीय और 11 नेपाली नागरिक शामिल हैं। आइए अब जान लेते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। देखिए अफगानिस्तान के हालात पर सरकार की सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ। देश में तालिबानी खतरे पर भी ताजा अपडेट आया। अफगानिस्तान के हालात पर कल सभी दलों की बैठक हुई। संसद भवन में सरकार और 31 दलों के 37 नेताओं के बीच करीब 3.5 घंटे तक चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा हालात की पूरी जानकारी दी। कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर हमारी एक मजबूत राष्ट्रीय स्थिति है। काबुल में हालात नाजुक हैं और भारतीयों की जल्द वापसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं के सवालों के जवाब सरकार ने दिए। अफगानिस्तान के मुद्दे पर सरकार और सभी दलों के एक साथ होने की बात भी कही है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये कहते दिखे कि अफगानिस्तान मुद्दे पर वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं। ओवैसी के मुताबिक सरकार ने सवालों के गोलमोल जवाब दिए। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। बैठक में कुछ राजनीतिक दलों ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सीमा पार से आतंकवाद बढ़ने को लेकर भी आशंका जाहिर की है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माना है कि तालिबानी कब्जे के आखिरी 3 दिनों के घटनाक्रम को भारत सरकार भांप नहीं पाया। वहीं तालिबान से बातचीत के मुद्दे पर बोले जयशंकर। उन्होंने कहा कि आगे की नीति के लिए इंतजार अभी करना होगा। सरकार का पूरा ध्यान काबुल की मौजूदा स्थिति पर है। वहां हालात बहुत बदतर हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में ड्रग्स का नेटवर्क भारत में और फैल सकता है, मजबूत हो सकता है। ऐसा ना हो सके, इसके लिए सरकारी एजेंसियों ने अब कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। समुद्री और जमीनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दूसरे देशों से आने वाले पार्सल पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध जहाज और नाविकों का डेटा भी तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले हुए पुलवामा हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड समीर अहमद डार क्या अभी भी जिंदा है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि 31 जुलाई को मुठभेड़ में जैश कमांडर मोहम्मद इस्माइल अलवी के साथ जो मारा गया था वो डार था या कोई और, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। डार के परिवार ने भी कुछ दिन पहले उसके शव को पहचानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब डीएनए सैंपलिंग की मदद से ये सच जानने की कोशिश हो रही है कि डार मारा गया है या फिर वो अभी जिंदा है। जम्मू पुलिस को कल बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब किश्तवाड़ से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दोनों आतंकी कश्मीर घाटी के अनंतनाग में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों के संपर्क में थे। किश्तवाड़ से सुरक्षा बलों के ठिकानों की जानकारी हिजबुल तक पहुंचा रहे थे। आतंकियों की पहचान अशफाक कयूम और तौसीफ गिरी के तौर पर हुई है। कई हथियार दोनों के पास से बरामद हुए। देशवासियों को फिर से सचेत करते हुए सरकार ने कहा है कि सावधानी से त्योहार मनाएं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई। त्योहारों पर सितंबर और अक्टूबर वाले महीनों को सरकार ने बहुत अहम बताया। ये भी कहा कि वैक्सीनेशन से खतरा कम तो हो सकता है, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता। इसीलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाएं। इसे लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।
देश में कोरोना का ताजा अपडेट देते हुए सरकार ने बताया कि अब भी सबसे ज्यादा केस केरल से ही सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में 68% मामले अकेले केरल के। केंद्रीय गृह सचिव ने कल केरल में कोरोना हालात की समीक्षा भी की तो केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को सचेत करते हुए गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करने को कहा है। कोरोना महामारी की वजह से जिन बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया, जो अनाथ हो गए, ऐसे बच्चों की शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। कहा कि ऐसे बच्चों की बड़ी संख्या है, शायद निजी स्कूल फीस माफ ना करना चाहें। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अहम खबर। केंद्र सरकार के मुताबिक जायडस कैडिला की वैक्सीन अक्टूबर के पहले हफ्ते में मिल सकती है, लेकिन 12 साल से ऊपर के बच्चों को ये दी जा सकती है या नहीं, इस पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि NTAGI की राय के बाद ही फैसला लिया जाएगा। यहां आपको ये भी याद दिला दें कि जायडस कैडिला की जो वैक्सीन आ रही है वो दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। केंद्रीय मंत्री और LJP अध्यक्ष पशुपति पारस ने अब ये दावा कर सनसनी फैला दी कि 23 अगस्त को उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई थी। पारस के मुताबिक हाजीपुर में राजा पाकड़ के एक घर में पूरी साजिश रची गई। पशुपति पारस ने फोन पर धमकियां मिलने की भी बात कही। दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राजनीतिक साजिश में जान को खतरा बताते हुए Z+ सुरक्षा देने की मांग भी की। अब छत्तीसगढ़ और पंजाब की खबरें, जहां कांग्रेस की कलह जोरों पर है और खत्म होती फिलहाल नहीं दिख रही। छत्तीसगढ़ में बघेल सिंहदेव वाला झगड़ा जारी है। सीएम भूपेश बघेल आज फिर दिल्ली आ रहे हैं। राहुल गांधी से वो मिलेंगे। सोनिया से भी बैठक संभव है। उधर बघेल के आने से पहले 35 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक कल रात ही दिल्ली पहुंच गए, जिस पर छत्तीसगढ़ अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नाराजगी जाहिर की। बोले विधायक हाईकमान के निर्देशों का पालन करें। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया ने भी कहा कि बघेल ने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था, किसी और को नहीं बुलाया गया। पंजाब कांग्रेस में घमासान का अपडेट यह है कि सीएम अमरिंदर के खिलाफ 4 बागी कैबिनेट मंत्रियों में से 3 मंत्री कल कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर ने अपनी ताकत दिखा दी। चंडीगढ़ में अमरिंदर के करीबी मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के घर 50 से ज्यादा विधायक और 8 सांसद डिनर में शामिल हुए। उसी डिनर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें अमरिंदर भी दिख रहे हैं। मिशन पंजाब पर निकले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल कांग्रेस पर खूब वार किए। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के बयान पर कांग्रेस को घेरते हुए केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर पर कांग्रेस नेताओं का इस तरह का बयान मंजूर नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, देश को कोई जुदा नहीं कर सकता। और देश की राजधानी दिल्ली से क्या ताजा अपडेट मिला है वो भी आपको बताते हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि DDMA की आज स्कूलों को खोलने को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। आज ये पता चल जाएगा कि दिल्ली में स्कूल फिर से कब और किस तरह से खोले जाएंगे। बैठक दोपहर 2 बजे होगी। 2 दिन पहले दिल्ली सरकार की बनाई एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की सिफारिश की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से आज अभिनेता सोनू सूद मुलाकात करने वाले हैं। केजरीवाल के निवास पर यह मुलाकात होगी। सोनू सूद अब अपनी अदाकारी से ज्यादा कोरोना महामारी में जरूरतमंदों के मददगार के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन सोनू केजरीवाल से आज किन मुद्दों पर चर्चा के लिए मिल रहे हैं, यह फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर सवाल उठाए गए थे। उस याचिका पर भी सुनवाई आज होनी है, जिसमें केंद्र सरकार के 25 फरवरी को जारी गाइडलाइंस को चुनौती दी गई। टैक्स से जुड़े मामलों में देरी से अपील दाखिल होने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अधिकारी जानबूझकर अपील फाइल करने में देरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि पूरे देश में राजस्व से जुड़े मुकदमों की स्थिति पर नजर रखने के लिए वो क्या तकनीकी व्यवस्था बनाने जा रही है। CISF आज टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को सम्मानित करेगी। दोपहर 3 बजे ये कार्यक्रम होना है। बजरंग ने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया तो मनिका ने जोड़ीदार साथियन के साथ मिलकर WTT कंटेंडर चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा है।
अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। देखिए आज क्या अहम बैठक होने जा रही है, राणे विवाद से जुड़ा हुआ क्या नया अपडेट आया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर बुलाई गई ये बैठक सुबह 11 बजे से होगी। विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विवादित बयान और बवाल के बाद आज से एक बार फिर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम उद्धव के खिलाफ बयान के बाद राणे रत्नागिरी जिले में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी पारा तब से ही चढ़ा हुआ है। मुंबई के एक अनाथ आश्रम में कोरोना विस्फोट की खबर सामने आई है। भायखला के सेंट जोसेफ अनाथ आश्रम में रहने वाले 22 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे भी संक्रमित हैं। मुंबई के मेयर ने बताया कि सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अनाथ आश्रम की बिल्डिंग बीएमसी ने सील कर दी है। मुंबई वासियों को और भी ज्यादा सचेत रहने की सलाह दी गई है। अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी यूपी और रोज सुर्खियों में रहने वाले राज्य बिहार की खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिन के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति लखनऊ में आज पूर्व सीएम संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। फिर कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद संजय गांधी पीजी आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पहुंचेंगे। जातिगत जनगणना पर बिहार में जेडीयू ने अपने तेवर दिखाए। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को आपसी मतभेद दूर करने की नसीहत दी तो गुटबाजी पर भी निशाना साधा। इसका जवाब बीजेपी से नीतीश सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार ने दिया। कहा जातीय जनगणना पर सीएम और पीएम स्तर पर बात चल रही है तो कुशवाहा जैसे जूनियर नेता के बयान का कोई मतलब नहीं। बिहार में कहने को तो पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन अवैध और जहरीली शराब के मामले थमते नहीं दिखाई दे रहे। अब वैशाली जिले में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत की खबर है। 2 की हालत गंभीर है। राघोपुर दियारा की एक बस्ती में शराब की पार्टी हुई, जिसके बाद 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी। इन्हीं में से 5 की मौत हो गई है, जिससे प्रशासन सवालों के घेरे में है। मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी तो बड़ी छोटी नदियों का भी पानी लगातार बारिश की वजह से जिंदगी के लिए मुसीबत बना हुआ है। कई गांवों की बेबसी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सबसे बुरा हाल सकरा और गुढ़नी ब्लॉक का है। सड़कों पर कई फीट तक पानी दिख रहा है। सुपौल में रात भर की बारिश ने कई इलाकों को पानी पानी कर दिया। हाल आपके सामने है। सड़कें तालाब बन गई हैं। 500 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। 200 से ज्यादा दुकानों में पानी घुसने से लाखों रुपए का नुकसान कारोबारियों को हुआ है। अब किसी तरह जल जमाव वाले इलाकों से पानी निकालने में प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं। बिहार के सासाराम जिले का हाल भी जरा देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्य बाजार की धर्मशाला रोड 2 से 3 फीट तक पानी में डूबी हुई है। सड़क किनारे की दुकानों में भी पानी पहुंच गया। लाखों का सामान खराब हुआ तो दुकानदारों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। ये पूछ रहे हैं कि जब इतने सारे टैक्स देते हैं तो क्यों बारिश के पहले नालों और गटर की सफाई नहीं होती। अब कुछ और राज्यों की अहम खबरें भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। तमिलनाडु में पिछले करीब 4 महीने से बंद मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर आज से फिर खुल रहे हैं। राज्य सरकार ने कुछ कोरोना पाबंदियों में ढील का फैसला लिया। उसी के तहत मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ अब खोला जा रहा है। वैसे तमिलनाडु में लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या और रेप के सीबीआई ने कुल 9 मुकदमे दर्ज किए हैं। सीबीआई की विशेष जांच टीम फॉरेंसिक टीमों के साथ बंगाल में है। माना यह जा रहा है कि इन मामलों की जांच के दौरान ममता सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ सकती है। टीएमसी ये कह रही है कि सीबीआई को जो करना है कोर्ट में करे। हमारी रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में है, वहीं जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर पहुंच रही हैं। यहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। 2018 में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन की सरकार के गठन के बाद निर्मला सीतारमण का ये पहला त्रिपुरा दौरा है। अनूपपुर जिले में एमपी छत्तीसगढ़ सीमा से लगे गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक ही परिवार के 3 सदस्य हाथियों के हमले से मारे जा चुके हैं। 4 साल का एक बच्चा भी इनमें शामिल है। वन विभाग अब किसी तरह उत्पाती हाथियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।